वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज से हम लोग एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग एसएससी का जो टायर 1 एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस सब का पेपर देखेंगे। और आज जो क्वेश्चन लिया है वो 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट 1 में, उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए, यानी 22 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ है इन एसएससी 2019 सीजीएल में। टोटल 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। वो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो इस सभी 22 शिफ्ट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ, इस सब का मैथ का पेपर जो है वो भी क्लियर करेंगे। क्योंकि किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्रीवियस ईयर का। तो आज हम लोग 4 तारीख यानी 4 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में 2019 में, उसका पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो है, 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने से प्राप्त होता है। अगर हम इसको बेसिक से देखेंगे तो 120 में x% कमी का मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस x/100, ठीक है, जो 40 को x% बढ़ाने से प्राप्त हो गया। यानी 40 को अगर हम x% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 प्लस x/100। जैसे अगर 10% वृद्धि रहता था तो हम लोग 110% निकालते थे ना, 110 में 100 में ऐड करके। उसी तरह x% कमी है तो 100 में क्या करेंगे, कमी करके परसेंटेज निकालेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिंपली सोचें कि 120 में हम x% का कमी करेंगे, वो उसके बराबर होगा जो 40 को x% बढ़ाने से प्राप्त होगा। यानी जितना प्रतिशत हम कम कर रहे हैं उतना ही प्रतिशत हम ज़्यादा भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x जो होगा वो 50% ही होगा। क्योंकि 50% कम करेंगे तो 50% ज़्यादा ही होगा। अगर हम बाय द वे हम 40% कम करेंगे तो 60% ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, x का मान अलग हो जाएगा। यहाँ पे x 40 आ जाएगा, यहाँ पे x 60 आ जाएगा। लेकिन 50% लेंगे तभी तो x% कम करेंगे, 50% कम करेंगे तो 50% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ नंबर कुछ भी रहता उससे नहीं मतलब है, x का मान जो आता है वो 50 ही आता है। तो यहाँ से हमें x का मान 50 आ गया। अब क्या चीज़ निकालना है हमें कि 200 यहाँ पे निकालना है। x का मान जब 50 आ गया, वैसे इसको सॉल्व करने पे भी x का मान 50 आ जाएगा। तब जो है 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर अनुपातिक वैल्यू में आ जाता है तो हम अनुपातिक वैल्यू ले लेंगे। नहीं तो अगर वास्तविक वैल्यू से भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं और अनुपातिक वैल्यू से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अनुपातिक वैल्यू से क्या होगा कि परसेंटेज ईजी वे में निकल जाएगा। जैसे 210 का x% कितना हो जाएगा, 210 का 50%। 210 का x का मान 50% आया था। 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, तो 180 का x प्लस 20 यानी 50-20 70% से कितना प्रतिशत कम है। यानी प्रतिशत कमी निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अनुपातिक परसेंटेज वही आएगा जो रियल परसेंटेज आएगा। यानी ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, और ये 3 से ये इसका अनुपात निकालना है 3 से 7 बार में और 3 से 6 बार में। तो यहाँ पे और कटेगा कहीं पे, ये 7 से 7 कट गया। यानी इस दोनों का जो अनुपात है वो 5:6 आ गया। तो कितना का कमी है, 1 का कमी है। कितना में, 6 में गुना 100 परसेंटेज कमी निकालना है। तो कमी हम चाहे अनुपातिक वैल्यू पे निकाले चाहे रियल वैल्यू पे निकाले, कमी उस आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम इस दोनों का अनुपातिक वैल्यू लाए तो 5:6 आ गया। यानी कितना का कमी हो रहा है, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50/3% का कमी हो रहा है। इसका मतलब जो है 16.2/3% का कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.2 रुपया होता है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो x का मान क्या होगा। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। अगर ऑप्शन से हम x का मान 20% लेते हैं, यानी जो छूट है वो 20% लेते हैं, तो 2 छूट मिल रहा है। तो 2 छूट का जो एकल छूट होता है उसका क्या फार्मूला होता है, 2 छूट का एकल छूट x प्लस वाई माइनस XY/100। 2 छूट का एकल छूट यानी x प्लस वाई माइनस XY/100। यानी अगर 20% का, दोनों x के मान भी यहाँ पे 20% है और y का मान भी 20% है, क्योंकि प्रत्येक x% का छूट है। तो यानी तो 20% का 2 छूट का एक छूट क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20/100।
यानी जो हो जाएगा 20/40 माइनस 4 यानी 36% छूट हो जाएगा। क्या 720 का 36% 259.2 हो रहा है। 36% अगर हम निकालेंगे तो ये डबल जीरो यानी ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इस जीरो को नहीं काटेंगे ताकि हमें दशमलव को बैठाने में सुविधा होगा। तो अगर हम 72 को 36 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर कैरी 1 बचेगा। फिर क्या करते हैं 7 6 42 और 3 6 यानी 42 6 48 और प्लस 1 49 4 और 7 21 4 25 यानी 2592/10 तो यानी 259.2 आ जा रहा है। इसका मतलब 259.20 रुपया दिया ही गया है। इसका मतलब जो छूट होगा यानी एक्स का जो मान होगा वो 20% हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन बेस्ड ही बनाएंगे। अब जैसे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें x + y + z = 19 दिया गया है और x² + y² + z² 133 दिया गया है और xz = y² दिया गया है। तो क्या चीज़ निकालना है, y x के बीच रिलेशन निकालना है। देखिए हमारे पास जो ये डाटा दिया गया है xz = y², इसी डाटा के आधार पे ही हम लोग x y z का मान रखेंगे। जैसे अगर xz = y² दिया गया है तो हम कोई ऐसा मान लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं, बाय द वे एक्स के बदले में 3 लेते हैं, तो 3 को किस संख्या से गुना करेंगे कि ये लगभग किसी का स्क्वायर बना दें। तो यानी स्क्वायर से कटने वाला एक 36 होगा तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा। तो इसके बदले में क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो 12 3 15 6 21 हो रहा है, जबकि हमें एक्स वाई जेड 19 ही चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 नहीं रखेंगे। अगर हम एक्स के बदले में क्या रख लें, 6 रख लें, एक्स के बदले में 6 और एक्स के बदले में 6 नहीं 4 रख लेते हैं। अगर एक्स के बदले में हम 4 रख लें, एक्स के बदले में 4 और जेड के बदले में 9, ताकि ये एक 9 चौका 36 हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये इसके बदले में 6 रखना पड़ेगा, वाई के बदले में 6। तो 9 4 36, 6 के 36, अगर सबको जोड़ते हैं तो 9 4 13 6 19, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जिसका मतलब है एक्स के बदले हम 4 रख लेते हैं और वो जेड के बदले में 9 रख लेते हैं, तो वाई के बदले में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जेड एक्स के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो जेड एक्स के बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया, 4 और 9 का अंतर 5 आ गया। तो जो इस सवाल का राइट आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन दिया गया था एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, इसी इक्वेशन पे सवाल को सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रम से FE इस प्रकार है कि FE समानांतर BC दिया गया है। यानी त्रिभुज ABC एक ले लेते हैं, ABC। इसमें AB और AC पर FE इस प्रकार, यानी AB पर F है और AC पर E है, इस प्रकार है कि FE समानांतर BC। देखिए जब भी ये FE और BC समानांतर होता है तो ये छोटा सा त्रिभुज AFE, ये जो त्रिभुज होता है AFE, त्रिभुज AFE समरूप ये हो जाएगा त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ये AFE जो त्रिभुज होगा वो बड़ा वाला त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा, क्योंकि अगर एसएससी का प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो इतना तो पता होना ही चाहिए। अब AFE ABC के समरूप हो जाएगा तो एरिया ऑफ AFE बट्टा एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AFE बट्टा एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, उसके भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हम ले लेते AE बट्टा AC का स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी भुजा ले लेते AE बट्टा AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि FE त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। यानी ये जो FE है वो उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। तो अगर AFE का क्षेत्रफल 1 है तो ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2, और ये स्क्वायर कट के इधर आएगा तो रूट अंदर 2 हो जाएगा, रूट अंदर 1 भी होगा, बराबर AE बट्टा AC। इसका मतलब AE का लंबाई अगर 1 आएगा तो AC का लंबाई कितना हो जाएगा, अनुपात में √2 हो जाएगा। तो हमें क्या चीज़ निकालना था, AD लंब BC। अब क्या यदि AD लंब BC यानी AD जो लंब है वो किस पर है, BC पर लंब है, ये लंब है, और G बिंदु पर FE को काटी है, और FE को किस बिंदु पर काट रही है, G बिंदु पर काट रही है। तो GD और अनुपात AG का अनुपात क्या होगा, यानी ये GD और ये AG का अनुपात क्या होगा, ये AG का।
तो देखिए अगर ए जी अगर बात करें तो ये 1 है, यानी ए जी तो 1 होगा, ए जी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जी डी का बात करें, ये पूरा लंबाई कितना था √2 और ये लंबाई 1, तो ये बाकी लंबाई कितना बच जाएगा √2 - 1। तो इसका मतलब जी डी की लंबाई भी कितना हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि अनुपात में तो दोनों बराबर ही होगा ना। तो जी डी की जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया √2 - 1 अनुपात 1, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी से इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,028 है और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक संग्रहित तो राशि क्या है। देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह इजी वे में बना देगा काम को। जैसे अगर एम ईयर में कोई राशि ए रुपया हो जाती है, एम ईयर में कोई राशि ए हो जाती है, और 2m ईयर में यानी उसका दोगुना ईयर में अगर राशि बी रहता है यानी बी हो जाती है, तब जो प्रिंसिपल निकालना है, तब जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन तब अगर निकालना है तो वो फार्मूला याद रख लीजिए, a² b हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 वर्ष में 8,028, 3 का दोगुना 6 वर्ष दिया गया है, 6 वर्ष में कितना हो रहा है 12,042 हो रहा है, तो इसका मतलब मूलधन निकालना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट a² b फार्मूला से बना सकते हैं। यानी एक वाले में कितना 8,028 गुने 8,028 बटा 12,042। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके इस सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। अगर हम देखें ये 4 से कट सकता है, यानी 4 से नीचे नहीं कट पाएगा, तो 2 से काटते हैं, यानी 2 से 6 बार में और 0, और ये 2 से कितना बार में 21 बार में, तो फिर ये 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 40 14। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कितना से काट सकते हैं, 6 2 8 1 9 और 4 4 8 1 9, यानी 9 से हम लोग काट सकते हैं, यानी कितना से कट जाएगा 9 6 के 54, अब बचा 6 2, फिर 9 6 के 54 और 9 9 में 81, फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 9 6 के 54, 446 आ जाएगा। अब फिर हम लोग कितना से काट सकते हैं, 6 4 10 14, फिर ये 3 से नहीं कट पाएगा, ये 9 से कट जाएगा, अर्थात 16 2 18, 9 से ये कट जाएगा, 6 6 12 9 21, नहीं 3 से कटेगा, यानी 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, और ये 3 से कितना बार में कटेगा 3 दूना 6, 3 6 के 18 और 3 7 21, 3 6 के 18। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 223 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसको गुना करके 6 दूना 12, इकाई स्थान पे 2 एक ही ऑप्शन पे है, वो ऑप्शन नंबर 2 ए, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर हमें पता हो कि एम ईयर में ए रुपया होता है और उसका दोगुना ईयर में बी रुपया होता है, तो मूलधन निकालने के लिए a² b ये फार्मूला पे हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये सवाल तो इजी ही होगा, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं और ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे वैसे भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 2 गुने 3 भागा, पहले हम लोग का काम करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यानी गुने 1/6 हम लोग लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, और गुने 2 फिर भाग, उसके बाद 4 + 4 गुने 4 भागा 4 का 4, तो पहले हम लोग का काम करते हैं, तो 4 का 4 करेंगे तो 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं गुना 1/16, फिर -4 गुने 1/4 गुने 4, ये भाग को अगर हम गुना बदलेंगे तो यहाँ सब हम ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 भाग, अब यहाँ पे 4 चौका 16 ये कट जाएगा और ये 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, 4 1 5 और 5 में से 4 गया 1, यानी 2 भागा 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलता है। अगर त्रिभुज एबीसी में बी और सी का द्विभाजक ओ पर मिलता है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी का द्विभाजक अगर ओ पर मिलता है, आंतरिक कोण का द्विभाजक, तब क्या फार्मूला आता है, एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो इस फार्मूला पर हम सवाल को बना सकते हैं,
ये दो टाइप से पूछा जा सकता था। ये बोलता कि अंतःकेंद्र ओ है, या फिर ये भी कर सकता था बी और सी का द्विभाजक ओ पर मिलता है। दोनों ही स्थिति में ये फॉर्मूला लगता है, अंतःकेंद्र में भी और आंतरिक कोण के द्विभाजक में भी, क्योंकि आंतरिक कोण का द्विभाजक जहाँ पे मिलता है उसी को तो अंतःकेंद्र कहते हैं ना। तो एंगल बी ओ सी कितने दिया गया 122, और ये 90 को हम इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 90 को हम इधर लेंगे तो हाफ ऑफ एंगल ले, तो 90 में से 22 जाएगा तो 32 बराबर हाफ ऑफ एंगल ले, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा। ये सवाल इजी ही था। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे ABC की दक्षता का अनुपात है वो 2:5:3 है, यानी ABC का जो क्षमता का अनुपात है, ये क्षमता का अनुपात वो 2:5:3 है, 2:5:3 है। अब क्या चीज़ बोला जा रहा है कि एक साथ काम करके हुए तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी जब वो एक साथ काम करेंगे तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 5 2 7 3 10, यानी टोटल क्षमता जब 10 रहता है तब काम कितना दिन में समाप्त होता है 27 दिन में समाप्त होता है। जब टोटल क्षमता 10 रहता है तो काम कितना दिन में समाप्त होता है 27 दिन में। अगर टोटल क्षमता 1 होगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा 27 गुने 10, क्योंकि जैसे ही क्षमता कम होगा दिन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक क्षमता जब रहेगा तो कितना दिन लेगा 27 गुने 10। तो क्या चीज़ पूछ रहा है बी और सी दोनों मिलकर उस 4/9 भाग हिस्से को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि बी और सी टोटल काम को कितना दिन में करेगा। तो बी और सी जब मिलेगा तो टोटल क्षमता 8 हो जाएगा। जब एक क्षमता तो 27 गुने 10 दिन, तो जब 8 क्षमता तो कितना दिन 27 गुने 10/8 दिन, क्योंकि क्षमता ज़्यादा होगा तो दिन कम होगा, कम का मतलब भाग हो जाता है। तो जब इसका मतलब बी और सी मिलकर इतना दिन में टोटल काम को करेगा, यानी 27 गुने 10/8 दिन में टोटल काम को करेगा। तो उस काम का 4/9 हिस्सा पूरा करें ना, अगर 4/9 हिस्सा पूरा करें तो 4/9 हिस्सा टाइम भी लगेगा। 9 से ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और ये 4 से 2 बार में, 2 से ये कितना बार में 5 बार में, तो यानी 5 तिया 15 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC हुआ, ये ABC, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। AB BC और AC भुजा पर क्रमशः RPQ है, यानी AB पर R है और BC पर P है और AC पर Q है। AB BC और AC पर RPQ बिंदु है। यदि AQ 4.5 सेंटीमीटर, यानी AQ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और PC 5.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो PC है वो 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और BR 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो क्या चीज़ निकालना है, तो ABC का परिमाप निकालना है। देखिए, अगर किसी भी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा। तो इस बिंदु से अगर हम ये एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बिंदु से अगर यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 5.5 सेंटीमीटर है, तो इस बिंदु से यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई भी 5.5 हो जाएगा। जिस तरह से ये 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो क्या चीज़ त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये भुजा की लंबाई 10.5, ये भुजा की लंबाई 10 और ये भुजा की लंबाई 11.5। तो क्या करते हैं ना, हम जितना भी ये दिया जाए, ये तीनों लंबाई दिया है, इसको जोड़कर 2 से गुना कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 10 + 6 16, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, यानी जो त्रिभुज का परिमाप आएगा वो 32 आ जाएगा। क्योंकि ये जो तीनों लंबाई था वो 2 बार प्रयोग किया गया ना, तो सबको जोड़कर हम क्या किए 2 से गुना कर दिए, तो त्रिभुज का परिमाप आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। यानी अगर 384 किलोमीटर था, अगर इस 384 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा करता जाए तो कितना समय लगता, लेकिन गति में जैसे हम 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किए तब जो दोनों समय का अंतर है वो कितना है 2 घंटा है। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 2 से 4 मिनट जरूर लग जाएगा, 4 से 5 मिनट, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा ना। तो द्विघात समीकरण में सवाल को सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको क्या करना है कि ऑप्शन बेस्ड बनाना है।
तो हमें ऑप्शन बेस्ड में क्या बोला जा रहा है कि मूल गति का 75% कितना होगा। 75% बोले तो 3/4, यानी मूल गति का 3/4 कितना होगा। अगर हम 3/4 भाग को 54 मानेंगे तो इसका मतलब जो ओरिजिनल गति होगा 3/4 को, अगर हम 3/4 भाग को अगर हम 54 मानते तो ओरिजिनल गति कितना होगा 3 से 18 बार में, और 18 चौका 72, यानी अगर हम 72 से इसको देखेंगे तो ये 72 9 से कटने वाला है, और 8 4 12 3 15 ये 9 से नहीं कटने वाला है। तो ये पॉइंट में कुछ दे देगा। अगर ये 9 से कटेगा, ये 9 से कटने वाला है और ये 9 से कटने वाला नहीं है, तो ये पॉइंट में दे देगा। तो पॉइंट में देगा तो हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल 2 घंटा लाना था। अगर हम 42 लेते हैं, यानी 3/4 भाग को अगर हम 42 लेते हैं तो ये 14 बार में कटेगा, और 14 चौका 56, यानी अगर हम इसको 56 लेते हैं तो क्या ये 7 से कटेगा, 7 पंचे 35, यानी ये 56 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा तो भी पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब हम ये भी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हम 45 लेते हैं, यानी 3/4 भाग को अगर हम 45 लेते हैं तो 3 से कितना बार, 15 बार में, 15 चौका 60। अगर हम यहाँ पे 60 लेंगे तो क्या यह पॉइंट में देगा? बिल्कुल पॉइंट में दे देगा। 60 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में दे देगा, जबकि हमें पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, हमें 2 लाना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 48। तो 48 को भी चेक कर लेते हैं। 3/4 भाग किसके बराबर दिया गया? 75%। ऑप्शन तो दिया गया 75% का वैल्यू दिया, यानी 3/4 भाग 48 के बराबर है। तो 3 से 16 बार में, 16 चौका 64, यानी ये एक्स का मान आ गया 64। अगर हम 64 लेंगे तो ये 64 से कितना बार में कटेगा, यानी 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कटेगा। और 64 में अगर हम 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये 48। 48 से ये कितना बार में कटेगा, 88 64, 8 चौका 32, 6 48, 38, यानी 8 बार में कटेगा। इस दोनों का अंतर 2 आ गया ना। इसका मतलब जो एक्स का मान हो गया, यानी मूल गति का जो 50% होगा, सॉरी 75%, वो 48 आंसर होगा। ओरिजिनल गति वो 64 हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो 75% निकालना है तो वो 48 हो जाएगा। तो इस सवाल को, जब भी द्विघात समीकरण वाला सवाल है, उसको ऑप्शन बेस्ड बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे 9 8 5 x 3 6 7 8 y, अगर हम इसको 72 से भाग देंगे तो जो एक्स वाई का मान आएगा उसमें 4x - 3y का मान निकालना है। तो इसका मतलब 72 से भाग देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 9 और 8 से कटे वो संख्या 72 से भी कटेगा। 9 का क्या नियम होता है कि सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग निकालेंगे तो x + y 2 वेरिएबल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सवाल को डिफिकल्ट कर देगा। तो 9 से नहीं चेक करके हम सबसे पहले क्या करते हैं, 8 से चेक करते हैं। तो 8 को क्या लिखते हैं हम, 2 का क्यूब, यानी लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटेगा तो 8 9 72, यानी 8 से इसको काटेंगे 72, यानी 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब y के स्थान पर 4 होगा, तभी तो 8 88 64 कट जाएगा। तो y के बदले में मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब जब y के बदले में 4 आ गया, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालें। सॉरी, अब 9 से कटने वाला, 9 से जो कटेगा उस वो x के बदले में क्या रखेंगे कि पूरा संख्या 9 से कट जाए। तो 9 से कटने का क्या नियम होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। पहले 9 का जो पेड़ आता है उसको हटा देते हैं, ये 9 को हटा देते हैं, ये 6 3 9 को हटा देते हैं, ये 5 4 9 को हटा देते हैं। अब ये क्या हो गया, 8 7 15, 8 23, 15 28 हो गया, यानी इस तीनों का योग 23 हो गया। तो x के बदले में हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। अगर x के बदले में 4 रखेंगे तभी तो 23 और 4 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट जा रहा है, यानी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो x के बदले में क्या रखना पड़ा, 4 रखना पड़ा। जब हमें x का मान भी 4 आ गया और y का मान भी 4 आ गया, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और -3, और y का मान भी 4, यानी 3 चौका 12, यानी 16 में से 12 गया तो 4, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, यानी अभी वर्तमान में 2020 चल रहे हैं। तो 2016 में ए और बी के जो आयु का अनुपात था, ए और बी का आयु का अनुपात वो 4:5 था। और क्या चीज़ बोल रहे हैं, 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद बोले तो 2028 में ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 11:13 हो रहा है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। अगर हम यहाँ पे वृद्धि देखें, यहाँ पे 7 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे 8 का वृद्धि हो रहा है, यानी दोनों में तो समान मात्रा में वृद्धि होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंट वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे,
समान वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका अंतर निकालते हैं। 4 5 का अंतर 1 और 11 13 का अंतर 2। ये जो अंतर आएगा इस अंतर को इससे गुना कर देना और ये अंतर को इससे गुना कर देना है। तो अगर हम 1 से गुना करेंगे तो अनुपात यही रहेगा, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। अब ये समान वृद्धि दर दे देगा। अब हमें इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, 4:5 से कोई लेना देना है, 8:10 से अब लेना देना है। तो कितना वर्ष का वृद्धि हो रहा है, 8 से 11 हुआ अनुपात में, तो कितना वृद्धि हुआ 3, और यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ 3 वर्ष का वृद्धि हुआ। कितना में, यानी 16 से 28 जाने में 12 वर्ष का वृद्धि हुआ, यानी ये 3 का वैल्यू क्या दिया गया, 12 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, उन दोनों का योग, तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 + 10 18। जब 1 का वैल्यू 4 तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 को 4 से गुना करेंगे तो 72, इसका जो आंसर होगा वो 72 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इसमें क्या है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवा है। जिसे सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इसमें केंद्र ओ दिया गया है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, पी क्यू और पी आर 12 सेंटीमीटर हैं। तो कोई पी क्यू पी आर बना लेते हैं, यानी ये पी क्यू हो गया और ये पी आर हो गया। दोनों 12 सेंटीमीटर था। पी क्यू भी 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू मान लेते हैं और ये पी आर मान लेते हैं, और ये ओ केंद्र है। उसके बाद क्या है, पी ओ क्यू आर जीवा को एस पर काटती है, यानी क्यू आर जीवा मिला देते हैं, और पी ओ जो है इसको क्या चीज़ पे काट रही है, एस पे काट रही है। तो ओ एस की लंबाई, यानी ये लंबाई निकालना, ओ एस की लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्यू आर है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये क्यू आर को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये इस पर लंब जरूर होगा, लंब होगा ही। पी आर से अगर हम, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, यानी ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये लंब हो जाएगा। अगर हम उसको मिलाएंगे तो ये लंब होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये ये परिवृत्त ना, यानी पी क्यू आर के बाहर से एक वृत्त है तो ये परिवृत्त हो जाएगा। तो परिवृत्त का त्रिज्या सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ABC/4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC/4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो 10 = ए के बदले में कितना, 12, बी के बदले में 12, और सी कितना है, ये जो क्यू आर भुजा हम इसको एक्स माने थे, गुने एक्स बट्टा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा, आधार यही एक्स सेंटीमीटर लंबा क्यू आर, आधार यही एक्स सेंटीमीटर ही होगा ना आधार, और लंब कितना हो जाएगा, पी एस, लंब क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और ये 2 से 2 बार में, फिर ये 2 से 6 बार में, तो पी एस बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 को रहने देते, क्योंकि जब पूरा पूरी अगर नहीं कटेगा तो हम जीरो को नहीं हटाएंगे, जब तक पूरा पूरी कटेगा तभी हम जीरो कटाएंगे, नहीं तो हम जीरो को रहने देंगे। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 6 72, और ये 10 नीचे आ जाएगा, यानी 7.2, यानी पी एस का लंबाई कितना आ गया, 7.2। और ओ पी का जो लंबाई था वो कितना दिया गया था, 10, ओ पी तो त्रिज्या है ना, तो ओ पी का लंबाई 10 दिया गया था। तो ओ एस का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ एस का लंबाई ओ पी माइनस एस पी, ये ओ पी में से एस पी को घटाएंगे तो ओ एस का लंबाई आ जाएगा, और ओ पी 10 दिया गया था और एस पी 7.2 आ गया, तो यानी इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या दिया गया, 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घन में काटा जाता है। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा। जिससे अगर हमें अनुपात ही निकालना है तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है।
इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना है, रियल वैल्यू तो निकालना नहीं है। तो अगर हम किसी एक घन को 8 घन में हम काट रहे हैं तो ये दोनों घन के आयतन का क्या अनुपात होगा? अगर इसका आयतन 8 होगा तो इसका आयतन 1 होगा, तभी तो हम इसको 8 भाग में काट पाएंगे। तो इसके आयतन का अनुपात क्या हो गया? 8:1 हो जाएगा। अगर इसके आयतन का अनुपात 8:1 हो गया तो इसके भुजा का क्या अनुपात होगा? 2:1 हो जाएगा, क्योंकि आयतन का जो अनुपात होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो यानी इसका मतलब उसके भुजा का जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। अब क्या चीज़ पूछा? अगर भुजा का अनुपात 2:1 आ गया तो उसके मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा? तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम इसका क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। यानी मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 तो छोटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन क्या चीज़ बोला? एक घन का क्षेत्रफल नहीं लेना है, 3 घन का क्षेत्रफल लेना है। तो जो इसका मतलब जो ओरिजिनल अनुपात होगा 4:1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी 4:3, एक घन का आयतन क्षेत्रफल 1 था तो 3 घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे 3, यानी इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 4:3, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। sin थीटा बराबर p² - 1/p² + 1। ये चीज़ अगर आपको याद है अच्छे से, sin² थीटा, जैसे अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी थीटा के सामने वाला p और थीटा जिसके साथ लगा रहता है बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस h। अगर ये याद है कि sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी ये p² - 1, तो ये होगा कितना हो जाएगा? p² + 1। तो अगर ये चीज़ पता है ये p² - 1 और ये p² + 1 होता है तो ये 2p हो जाता है। अगर ये चीज़ याद है अच्छे से तो ये सवाल इजी भी बन जाएगा, क्योंकि cos थीटा निकालना है, cos थीटा बराबर होता है b/h और b के बदले में क्या है? 2p और h के बदले में क्या है? √p² + 1, यानी 2p/p² + 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, p² + 1। ठीक है। अगर बाय द वे ये याद नहीं रहता तब हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? अगर याद नहीं रहता तो क्या करते हैं? sin थीटा बराबर p² - 1 है और बटा p² + 1 है, तो हम p के बदले में कोई भी मान 2 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 से बचना है। तो p के बदले में अगर हम 2 रखेंगे तो ये sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 3/5। इसका मतलब p अगर 3 है तो b कितना, h कितना हो जाएगा? 5, तो इसका मतलब b कितना हो जाएगा? 4। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? b/h, यानी 4/5। तो p का मान 2 रखने पे 4/5 कौन ऑप्शन दे रहा है? अगर हम ये तो 4 देगा नहीं, इसको हटा देते हैं, ये भी 4 नहीं देगा, ये इसको हटा देते हैं। एक ये 4 दे रहा है ऊपर में, एक ये 4 दे रहा है। अगर यहाँ देखें तो 2 दूना 4 हो रहा है और 2 दूना 4 1 5 हो रहा है। सॉरी, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। p² + 1 यहाँ पे दिया गया ना, तो इसका मतलब ये होगा, यानी p के बदले में हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो रहा है और ये 2 दूना 4 + 1 5, यानी 4/5 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सी नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। जैसे इसको अगर इसको सॉल्व करें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें क्या करना है? थीटा का कोई मान पुट कर देना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर देते हैं। ठीक है, और थीटा का मान 45 डिग्री वैसे तो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर सी और डी ऑप्शन समान आ रहा है। तो क्या पता अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखने के बाद इस दोनों में से ही कोई ऑप्शन आ जाए, तो इसीलिए पहले हम छोटा मान, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर 10 सेकंड लगेगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाता है तो फिर लकी है हम लोग। तो अगर थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो 2 + tan 45 कितना हो जाएगा? 1, tan 45 1 होता है प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan 45 1, सॉरी cot 45 1 बट्टा sec 45 कितना होता है? √2 और cosec 45 कितना? √2। तो ऊपर कितना हो गया? 4 और नीचे कितना हो गया? 2, यानी 4/2 2 आ गया। तो जब 4/2 2 आ गया तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। अगर इसका बात करें cos थीटा × sin थीटा, यानी ए नंबर ऑप्शन का बात करें तो cos 45 कितना होता है? 1/√2, sin 45 भी 1/√2, यानी वो 1/2 आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा बी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसी पे अगर हम बी ऑप्शन चेक करें तो sec 45 √2
और कोसेक 45√2 यानी √2 गुने √2, 2 यहाँ भी आ रहा था, 2 यहाँ भी आया, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें। जैसे x⁴ + 1/x⁴ -4 194 दिया गया, इसका हम लिख सकते हैं x⁴ + 1/x⁴ बराबर कितने 194। ठीक है, तो क्या चीज़ निकालना है, x - 2 का होल स्क्वायर निकालना है। इसको बहुत सा अपना अपना तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x + 1/x निकाल लेते हैं, वहाँ आने के बाद ही हम लोग कुछ और चीज़ सोचेंगे। तो अगर हम x + 1/x निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² + 1/x² निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 14, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर -2 लिख सकते हैं ना। तो अगर x + 1x² + 1/x² 14 रहेगा, तभी तो ये x⁴ + 1/x⁴ यानी 14 का स्क्वायर -2 यानी 194 प्राप्त होगा। इस 14 को क्या लिख सकते हैं, 16 - 2 यानी 4 का स्क्वायर -2। इसका मतलब x + 1/x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तभी तो ये 4 होगा। तो x² + 1/x² क्या होगा, a² - 2, सॉरी 4 का स्क्वायर -2, a² - 2 यानी 4 का स्क्वायर -2 यानी 14 आ जाएगा। तो हमें क्या चीज़ पता चल गया, x + 1/x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें ये 1/x को हटाना है, तो हमें x - 1/x भी निकाल सकते हैं। तो x - 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √a² - 4, यानी कहने का मतलब ये फार्मूला जरूर पढ़े होंगे कि अगर x + 1/x बराबर a दिया गया हो तो x - 1/x क्या होता है, √a² - 4। तो उसी तरह x + 1/x बराबर 4 दिया गया, तो x - 1/x क्या होगा, 4 का स्क्वायर -4 यानी 12 यानी 2√3। अगर इस दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो ये x कट जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 2√3। अगर हम 2 कॉमा लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + √3। अगर हम इसमें से 2 कॉमा लिए और ये 2 इधर आएगा तो x - 2 बराबर √3, तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर यानी 3 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीका से बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हमारे पास किसका मान आ चुका था, x + 1/x बराबर 4 आ चुका था ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो x² + 1 बराबर 4x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 4x + 4। ठीक है, तो ये 4x को इधर लाएंगे तो x² - 4x + 1 बराबर 0 आ गया। तो हमें यहाँ 4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बगल 3 जोड़ देंगे, तो x² - 4x + 3 जोड़ेंगे तो इधर 4 हो जाएगा बराबर 3, यानी इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा, तो भी आएगा। तो दोनों में से जो तरीका अच्छा लगेगा उससे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या देगा, 5√5x³ - 81√3y³ बरा, यहाँ पे भागा, ये भाग होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, इतना दिया गया है। तो ax² + by² - cxy का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये a³ - b³ में टूटेगा, और इतना ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाला जरूर कटेगा। तो ये √5x का क्यूब - 3√3y का क्यूब होगा। ये चीज़ जो है, ये इतना पार्ट जो है, ये 5√5 को क्या लिख सकते हो, √5x का क्यूब - 81√3 को क्या लिख सकते हैं, 3√3y का क्यूब डिवाइड बाय √5x - 3√3y। इसी को देखते हुए हम अंदाज़ लगा लें कि √5 का क्यूब होगा और ये 3√3y का क्यूब होगा। ठीक है, अगर कहीं ये वैसे भी यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चला, लेकिन नीचे वाले को देखते हुए भी हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। अब a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है, a - b यानी √5x - 3√3y इंटू a² करेंगे तो √5 का स्क्वायर यानी 5x² प्लस b² यानी b² करेंगे तो 3 × 9 = 27y² प्लस ab करेंगे तो √5 3√15 हो जाएगा xy डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये √5x - 3√3y। तो ये कट जाएगा ना, -3√3y। और ये जो है किसके बराबर दिया गया है,
ax² प्लस by² प्लस cxy इसी के बराबर दिया गया ना। ये जो मान आया मेरे पास जो 5x², ये जो मान आया 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy किसके बराबर है? ये ax² प्लस by² प्लस cxy के बराबर है। यानी x² कॉमन है तो एक बदले में क्या आ गया? 5 आ गया। और यहाँ पे y² कॉमन है तो यानी b के बदले में कितना आ गया? 27 आ गया। xy कॉमन है तो यानी c के बदले में कितना आ गया? 3√15 आ गया। यानी c के बदले में कितना आ गया? 3√15 आ गया। तो हमें क्या चीज़ निकालना है? 6 से प्लस b माइनस √15c। यानी 6 से अगर हम करेंगे तो एक बदले में 5 यानी 6 पंचे 30 हो जाएगा। और b के बदले में 27 प्लस 27 माइनस 3√15 यानी √15c यानी c के बदले में 3√15 रखेंगे तो √15 15 गुने 3 45 यानी 37 57 माइनस 45 यानी इसका जो आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप का सवाल आगे भी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया तो आगे वाले वीडियो में हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। जिससे अब नेक्स्ट सवाल आता है, यदि किसी व्यक्ति को 15% की हानि पर बेचा जाए, उसे 30.60 रुपये अधिक पे बेचता तो 9% का लाभ होता। अगर यहाँ पे हानि हो यहाँ पे लाभ हो तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24। यानी ये 24% का जो वैल्यू है वो 30.60 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30.60 बट्टा 24। और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30.60 बट्टा 24 गुने 100 यानी ये क्राइमूल आ जाएगा। अब क्या बोला? अगर हम 10% लाभ पे बेचेंगे तो ये 110% पे बेचेंगे तो यानी ये अब मेरा विक्रैमूल आ जाएगा, ये विक्रैमूल आ जाएगा। तो यहाँ से चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समय बचाना रहे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 11 का मल्टीपल है और इस 11 को नीचे कोई काट भी नहीं पाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल अगर चेक करें तो 2 1 3 3 यानी ये 11 का मल्टीपल हो रहा है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसमें देखें तो 1 0 प्लस 5 यानी 5 1 6 और 4 2 6 ये भी 11 का मल्टीपल हो रहा है। और इसको देखें तो 8 1 9 और फिर ये 4 2 6 यानी ये 11 का मल्टीपल है। ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम लोग? 11 का मल्टीपल तो 2 ऑप्शन में मिल गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये डबल जीरो कट जाएगा और ये दशमलव को हटाएंगे, ये 24 से भी तो कट जाएगा ना। इसका मतलब पूरी कट रहा है, यानी ये जो 24 से ये पूरी कट जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर होगा वो 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, अगर चेक करें तो 12 से 2 बार में 12 दूना 24 और 6 3 9 यानी 12 दूना 24 12 5 60 12 5 60 2.55 अपने पॉइंट में आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूरी नहीं कट पा रहा है तो पॉइंट में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा बराबर 0 दिया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि थीटा का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब थीटा का कोई ना कोई मान सेटिस्फाइड करेगा। तो थीटा का कौन सा मान लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें? तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, क्योंकि अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये √3/2 होगा, ये रूट में आ जाएगा और ये रूट में नहीं होगा, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं देगा। तो थीटा का मान 30 भी नहीं रख सकते, 60 भी रखेंगे तो रूट में मान देगा। और रूट का मान जो है वो कभी मतलब रूट का मान कभी भी इसको नहीं काट पाएगा और 0 के बराबर नहीं दे पाएगा। रूट में अगर ये आएगा तो कभी भी 0 नहीं दे देगा। तो थीटा का मान एक ही ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, वो है 60 डिग्री। थीटा का मान एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो भी 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री रखे तो 4 - 2 sin 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और -5 और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 यानी 2 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8 में 60 गया 0, यानी 5 ये मिल के 4 दे देगा ना। और 4 में से 4 गया तो 0, यानी ये 0 का आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया तो हमें क्या चीज़ निकालना है? sin 60 प्लस tan 60। तो sin 60 कितना होता है? √3/2 और sin 60 कितना होता है? √3। तो अगर ये से मल्टीप्लाई 2√3 प्लस √3 यानी 3√3/2
2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लॉजिक से लॉजिक से थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे तो वहाँ 0 आ जाएगा, फिर तो इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री हम इसी सवाल में पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। बारह संख्या का औसत है वो 42 दिया गया है, यानी अगर औसत 42 दिया गया तो हम लोग ये कह सकते हैं 12 का 12 संख्या 42 होगा, यानी सभी संख्या 42 होगा अगर औसत 42 दिया गया है। उसमें से 5 संख्या का औसत 40 है, यानी अंतिम 5 संख्या का औसत 40 अगर हम ले लेते हैं 5 संख्या में, तो इसका मतलब हम औसत में अगर 2 का कमी कर रहे हैं तो इसका मतलब ओवरऑल हम लोग 10 का कमी कर दे रहे हैं, ठीक है। और पहली 4 संख्या का औसत अगर 44 है, यानी अगर पहली 4 संख्या का औसत हम 44 यानी 2 वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका औसत में अगर 2 वृद्धि करें तो ओवरऑल हम 8 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो छठी 5वीं संख्या से 6 कम है, अब 3 संख्या और बच गया है, 5 4 9 संख्या हो गया। अब कौन कौन संख्या बच गया? छठी संख्या, 7वीं संख्या और 5वीं संख्या, 5वीं 6ठी 7वीं संख्या बच गए, ठीक है। तो ये तीनों संख्या भी चाहेगा कि हम 42 42 42 ही रहें, लेकिन ये 42 42 42 यानी कितना चाहेगा, यानी हम 126 रहें, लेकिन ये 126 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 10 का कमी हो रहा है और यहाँ पे 8 का वृद्धि हो रहा है। तो इस दोनों में हमें 2 का कमी हो रहा है, इस दोनों में हमें क्या हो रहा है कि 2 का कमी हो रहा है। अगर इस दोनों में 2 का कमी हो रहा है तो औसत को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमें 2 का वृद्धि करना पड़ेगा, तभी औसत जो है वो 42 रह पाएगा। अगर यहाँ पे 2 का वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा वो 128 होगा, यानी ये तीनों का योग 128 होना चाहिए, तभी यहाँ का जो 2 कमी हो रहा है वो मेंटेन होकर औसत 42 रह पाएगा। तो इसका मतलब इस तीनों संख्या का जो योग है वो कितना हो रहा है? 128 हो रहा है। जब तीनों संख्या का योग 128 हो रहा है तो क्या यहाँ पे क्या बोला है? छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। छठी संख्या को x मानते हैं, ये 5वीं से 6 कम है, यानी 5वीं को ही x मान लेते हैं। तो छठी संख्या क्या है? 5वीं से 6 कम, यानी ये x - 6 हो जाएगा। और 7वीं संख्या से 5 कम, तो यानी ये जो 7वीं संख्या से अगर 5 कम करेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा। तभी तो इसमें से 5 कम करेंगे तो ये x - 6 प्राप्त होगा ना। तो इसका मतलब जो 7वीं संख्या होगा वो x - 1 हो जाएगा। अब इस तीनों का योग 128 यानी x x x 3x - 7 6 के साथ बराबर 128। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 135, x बराबर 45। इसका मतलब 5वीं संख्या 45। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा? 5वीं संख्या 45 और ये 7वीं संख्या 44। तो जो इसका औसत होगा 45 और 44 के बीच में क्या आएगा? 44.5 आएगा। इसका मतलब जो इसका औसत होगा वो 44.5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब डी का सवाल आ गया। इसमें क्या बोला है कि बस 2013 और 16 में ए प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, 2013 में ए का उत्पादन 35 था और 2016 में ए का उत्पादन 56 था। तो ए का जो टोटल उत्पादन हो जाएगा 35 + 56 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 5 3 8 1 9 91। और 2012 14 15 में बी, यानी 12 में बी कितना था? 12 में बी 42, 14 में 40 और 15 में 38, यानी 42 + 40 + 38 ये कितना हो जाएगा? यानी 8 2 10, 4 4 8 4 12, 120 हो जाएगा। तो कितना अधिक था? यानी 29 अधिक था कितना में? 91 में गुने 100, यानी अगर हम देखें तो 9 × 27 3 बार में लग जाएगा, 9 × 27 और फिर बचेगा 2 0, 27 और 3 भी रहेगा ना। तो यहाँ पे 7 और 1 बचेगा 17 और 170 क्लब उतरेगा और 2 बार में लगा नहीं सकते, यानी एक ही बार में लगाएंगे तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा और 31 पॉइंट में एक ही ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्ष में दिए हुए डी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन से कम है, यानी डी प्रकार के औसत उत्पादन से कम। तो डी का हम औसत निकालेंगे
तो डी का औसत ये लाइन रहा। तो कितना हो जाएगा 50, 20, 70 और 30, 100, 140 और 50, 190 ये हो गया। उसके बाद 4, 1, 5, 5, 6, 5, 11, 4, 15, यानी टोटल मिला कितना हो गया 5, 205 हो गया। और टोटल वर्ष कितना 2, 2, 4, 1, 5 है। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो डी का औसत आएगा वो 41 आ जाएगा। डी का औसत 41 है। तो औसत डी से कम यानी 41 से कम बी का कितना उत्पादन रहा, कितना वर्ष, एक वर्ष यहाँ पे 41 से कम रहा और एक वर्ष यहाँ, यानी 2 वर्ष ऐसा रहा जो डी के औसत उत्पादन से बी का कम रहा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ई प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए, 2013 में उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का तिर्यकखंड केंद्रीय कोण क्या होगा। कहने का मतलब है जो 2013 में ई का जो कोण है ई का वो टोटल का कितना होगा। जैसे 2013 में ई 42 था, कितना में 42 था, सबका योग कितना हो रहा है, सबको जोड़ लेते हैं, यानी 30 और 40 70 और 30 100 और 20 120 और 40 160 ये हो गया। फिर 8, 5, 13, 6, 19, 4 19, 4, 23, 2, 25 ये हो गया। इसका मतलब जो टोटल योग था 185 था, यानी 42 था कितना में 185, तो 185 में तो 360 में कितना होगा वो निकालना है। यानी अगर हम काटेंगे 7 से 6 बार में और 7 से 7 दूना 14, नहीं 7 से नहीं कट पाएगा ये। एक्चुअली में हमें ई प्रकार का ही लेना है, 2013 में सभी प्रकार का नहीं लेना है। 2013 में ई प्रकार जो 42 था वो टोटल ई का कितना तिर्यकखंड बनेगा। तो टोटल ई को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये 20, 40, 20, 60, 40, 100 और 30 130 प्लस 40 यानी 170 ये हो गया। और 2, 5, 3, 2, 10 यानी टोटल 110 80 हो गया। यानी ये 42 था 180 में, तो 360 में कितना होगा ये निकालना था, यानी 18 से 2 बार में, यानी 42 में कितना हो जाएगा 84 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें टोटल ई में ही निकालना है। 2013 में जो ई का तिर्यकखंड होगा वो टोटल ई का कितना होगा ये पूछा जा रहा था सवाल में। तो इसका जो मतलब होगा वो 84 डिग्री होगा, केवल ई का जोड़ना है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर एक क्वेश्चन और है, वर्ष 2014 में ए और 13 में सी की कारों का कुल उत्पादन, यानी 14 में ए कितना है 48 और 13 में सी कितना है, 13 में सी 36। कारों का कुल उत्पादन 2016 में बी और 15 में ई, इन टोटल मिला के 84 हो गया। और 2016 में बी कितना है 56 और 15 में ई कितना है, 15 में ई 35। इस दोनों का अनुपात निकालें, यानी 6, 5, 11, 91, 84 अनुपात 91, यानी कितना बार में कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 से 12 7 84, 13 7 91, यानी 12 अनुपात 13। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए। और हम लोग आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। टोटल 22 शिफ्ट है सीजीएल का, ये सभी 22 का 22 शिफ्ट हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं।